लोकसभा चुनाव की डुगडुगी अब बज चुकी है और लोकसभा चुनाव की तारीखें डिक्लेयर हो गई हैं। मेरठ में दूसरे चरण में चुनाव है और मेरठ के ये तमाम वोटर्स, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं, तमाम ऐसे वर्ग भी हैं, मुस्लिम वोटर्स भी हैं, जानेंगे इनकी राय कि चुनाव का सीन और सरगर्मी इन्हें कैसी दिखाई दे रही है। सबसे पहले सर आपसे, आप तो जॉब से रिटायर हो चुके हैं और अब आप ये जो चुनाव है, इलेक्शन है, मोदी प्रधानमंत्री है, उन्होंने अब की 400 पार का नारा दिया है। आपको क्या लगता है विपक्ष कहाँ खड़ा दिखाई दे रहा है और क्या इस चुनाव में कुछ कशमकश रहेगी या एक तरफा जाएगा? जहाँ तक मेरा विचार है कि चुनाव जनता के द्वारा चुना जाता है, इसीलिए ये प्रोडिक्शन करना कि कौन कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ये बहुत अनुमानित है। लोकतंत्र में चुनाव होना बड़ी एक स्वस्थ परंपरा है और 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, सबसे बड़ी खुशी की बात है। हर वोटर को अपना राइट है कि वो अपने मन पसंद के कैंडिडेट को जिताए और सरकार बनाए। जहाँ तक मोदी की बात है, उसमें यह है कि अगर उन्होंने काम किया है जनता को और वो दिख रहा है तो नेचुरली उनके चांसेस अच्छे हैं। और विपक्ष की जहाँ तक बात है कि चूँकि उनमें आपस में इतना टकराव है, आपस में एक दूसरे का संगठन नहीं कर पा रहे, कोलेशन नहीं हो पा रहा, इसलिए बिखराव की स्थिति बन रही है। लेकिन ये कह पाना कि कौन 400 जाएगा, कौन 200 जाएगा, कौन 100 जाएगा, ये तो जनता ही बताएगी कि कहाँ पर किस करवट ऊँट बैठता है और लोकसभा का चुनाव कहाँ ले जाता है। ये दावे जो हैं, रिजल्ट जब आता है, दावों में कुछ अंतर दिखाई देता है? एक्चुअली जो रिजल्ट्स हैं वो अनुमान के आधार पे होते हैं और ज़्यादातर हमारे जैसे न्यूज़ चैनल हैं, ये ज़्यादा 20,000, 5,000, 6,000 लोगों का लेते हैं। 140 करोड़ के लोगों के बारे में ओपिनियन पोल अगर 5,000 से आप करोगे डिसाइड, तो कितना सच है आप खुद ही समझ सकते हो। हाँ, ये बताइए कि चुनाव की जो तिथियां घोषित हुई हैं, उसके बाद अब चुनावी मूड में है पूरा इलाका। आपको क्या लगता है कि ये चुनाव किस करवट बैठने जा रहा है और 2024 का चुनाव आपकी नज़र में किस दिशा की ओर ले जा रहा है? मैं इस लोकतंत्र का जो पर्व है, ये चुनाव, इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। एक तो ये है, जब ये एक बोर्ड के एग्ज़ाम की तरह होता है, जैसे बच्चे का बोर्ड का एग्ज़ाम 1 साल में एक बार आता है, नेताओं का 5 साल में आता है। इस एग्ज़ाम को पास करना अब किस पार्टी के पक्ष में आता है, तो ये तो चुनाव ही बताएगा। और जहाँ तक बात करता हूँ मैं मोदी सरकार की, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और जो 400 पार के का नारा है इनका, मुझे कुछ सच होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ सच होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह क्या है? वजह है एक तो काम का अच्छा होना, सड़कें बनना और मजदूर तबका भी अच्छा, सब कुछ सही मिला है सबको, राशन उनका मिला है उन्हें और रोज़गार भी बहुत अच्छा मिला है। सर ये बताइए कि आप देहात क्षेत्र से आते हैं, क्या लगता है कि देहात और शहर में कोई अंतर पटा है इन 5 सालों में? जो 2024 की तस्वीर है और जो चुनाव होगा, उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या फाइट मिलेगी बीजेपी को? ये मेरठ की सीट क्योंकि चुनौतीपूर्ण सीट रही है हमेशा से, पिछली बार बहुत कम अंतर से बीजेपी जीते थी, इस बार आपको क्या नज़र आ रहा है? कुछ संकेत। पहली बात तो मैं आपको ही बधाई देना चाहता हूं कि आपने देहात से जुड़ी लोगों के लिए जो सवाल उठाए, बहुत अच्छा। ये सभी चैनल्स जितने भी हमारे हैं, ये बातें लेनी चाहिए, सिटी से कि देहात से भी लें। देहात में जो पिछले 10 साल में सरकार में बदलाव आया, वो सबसे बड़ा बदलाव अगर कोई आया तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आया। हम किसान हैं, हम रात में अपने खेत पर किसी भी वक्त जा सकते हैं। बाज़ार आने के बाद में अभी भी यहाँ 6-7 बज रहे, मैं यहाँ मेरठ खड़ा हूँ और मेरा गांव यहाँ से 50 किलोमीटर है, लेकिन 50 किलोमीटर मुझे आज ये चिंता नहीं है कि रात हो जाएगी तो मुझे गांव में जाने में मेरे को रिस्क है, या मुझे कोई पहले जो लूटपाट, चोरी चकारी, छीना झपटी होती थी, आज वो कोई रिस्क सब खत्म है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा काम है। दूसरा, इस प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा काम हुआ है किसान के लिए लेके कह रहा हूँ, जो बहुत पुरानी मांग थी, हमारी सिंचाई की साधन को बिल्कुल निःशुल्क कर दिया गया। ये बहुत बड़ा काम है। और एक तीसरा सबसे बड़ा काम जो हुआ वो है जो हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, जो हमें अच्छी सड़कें मिली, जो हमारे तहसील से, हमारे नज़दीक के कस्बों से हमें आने जाने के लिए मिला। मेरठ, हम मेरठ के रहने वाले हैं, मेरठ में जो हमें चारों तरफा ये एक्सप्रेस वे और बाईपास जो सरकार में काम मिल रहे हैं, तो बिजली, सड़क और लॉ एंड ऑर्डर, इन 3 चीज़ पे निसंदेह योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जैसे हालात थे वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। आज जो हालात हैं वो आप किसी से पूछो। अगर इस सरकार के काम में कोई कमी है तो रिपीट ना करें, लोगों के हाथ में, कोई मोदी जी के, योगी जी के हाथ में नहीं है। सरकार बनाना जनता के हाथ में, प्रजातंत्र सिस्टम है।
जनता अपने लिए अपने हिसाब से सरकार चुनती है और मुझे लगता है कि इस बार ये सरकार फिर रिपीट होगी। हमारे साथ पसमानदा समाज के तैयब अली भी हैं जो जाकिर कॉलोनी मेरठ की दक्षिण सीट से आती है। ये बताइए, आपको लगता है कि इस बार चुनाव में कहीं विपक्षी खड़े हैं? वैसे तो मुस्लिम इस बार किसे चुनने जा रहे हैं? देखो जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब की बार जैसा काम मोदी जी ने किया है वो सबको पता है, अच्छा काम भी है। कुछ काम ऐसा है जैसे ट्रैक्टरों पे प्रतिबंध लगा दिया, 10 साल पुराना नहीं चलेगा, उसके लिए हमें बड़ा दुख है। और कुछ गाड़ियों का भी दुख है। लेकिन अब की बार जैसे अखिलेश ने टिकट बांटा है, दलित को दिया है, कुछ मुसलमानों का रुझान और दलितों का अखिलेश की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अच्छा, जी, तो ये चुनौती मिलेगी बीजेपी को आपको? हो सकता है टक्कर मिले बढ़िया वाली, अच्छा, ऐसा हो सकता है मेरठ में। ऐसा तो नहीं होगा जैसे मेयर चुनाव में मुस्लिमों ने MIM को चुन लिया था और अखिलेश के प्रत्याशी को नीचे तीसरे नंबर पे आ गए? नहीं नहीं, अब क्या ऐसा नहीं है। अब क्या ओवैसी की तरफ ध्यान कम है लोगों का, अखिलेश की तरफ ज़्यादा। मुझे तो कई लोगों ने बताया कि मैंने पिछले जुम्मे में जब मस्जिद के बाहर कई मुस्लिम भाइयों से बात की तो उन्होंने कांग्रेस पहली पसंद बताई। अभी परीक्षितगढ़ में एक नहीं, गांव नहीं, में कांग्रेस की तरफ तो रुझान बहुत ना के बराबर है, अगर है भी तो किसी किसी का हो सकता है। भाई ये बताइए, 2024 का आगाज़ हो गया है चुनाव का, अब जब भी बीजेपी का भी टिकट घोषित हो जाएगा, अभी वेटिंग में है, आपको क्या लग रहा है कि कहाँ ये चुनाव जाता दिख रहे हैं? देखो जी, चुनाव का हमारा पर्व है ये। मेरा मानना यह है कि इसमें सबको अपना मत करना चाहिए। सबका राइट है, मत हम करते नहीं, घरों में बैठे रहते हैं। फिलहाल हम अपना वोट डालें, किसी को भी डालें और ज़रूर डालें, और अच्छी सरकार चुनें जो हमारे विकास भी करे और भाईचारा बनाए रखे। सबसे बड़ी बात है, प्रमुख चुनाव आयुक्त ने आज ये अपील भी की। मेरा मानना यह है, किसी को भी दो अच्छा सांसद चुनो जो सब में समाज में अच्छी बातें लाए, अच्छा कार्य करे, किसी को दो। अभी तक जो सांसद थे, 3 बार के सांसद थे, कितने नंबर देना चाहते हो? ठीक है, इनका कार्य सेटिस्फाइड हो? हाँ, ठीक है। क्या लग रहा है युवाओं की क्या पसंद रहने वाली है इस बार? सर देखिए, फिलहाल तो मोदी सरकार यही युवाओं के साथ जो है, क्योंकि विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है, ना कोई दिशा है, ना कोई एजेंडा है, ना ही कोई विपक्ष के पास चेहरा है कि जो इस सरकार को टक्कर दे पाएगा। इस सरकार में बुलडोजर भी चला है, माफियाओं पर गाज गिरी है, तो योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने मिलकर बहुत अच्छा काम करा है और शहर भर में विकास हो रहा है, रैपिड का काम चल रहा है, हमारे मेरठ में भी काफ़ी विकास हो रहा है। तो हम लोग खुश हैं और हम लोग मोदी सरकार को ही वोट देंगे। सर आपको क्या लगता है कि कहीं मुद्दों पर खड़ा है ये चुनाव या एक तरफा दिखाई देता है? नहीं, अभी तक तो जो है एक तरफा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो मुद्दे विपक्ष उठाता है वो इतने पुरजोर तरीके से और इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नज़र नहीं आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं लोकल की, तो लोकल के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहीं ऐसे खास काम करते नज़र नहीं आते, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे राजनीतिक दोस्त हैं जो भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं। उनसे अगर कभी बैठ के बात हो जाती है तो वो ये कहते हैं कि भाई अगर हम लोकल जनप्रतिनिधि के, यानी कि जो यहाँ पे मौजूदा सांसद थे, उनकी बात करें तो ऊपर के वो दिखाने के कुछ और हैं और अंदर से वो कुछ और हैं। अगर उनके पास जाके बैठ जाते हैं कार्यकर्ताओं की, वो सही से नहीं सुनते हैं। उन्होंने अब तक जो शिलान्यास किए हैं, जो उद्घाटन किए हैं, वो सब सरकार की प्राथमिकताओं में थे, उन्हीं का ही उन्होंने शिलान्यास। तो क्या इस चुनाव में उम्मीदवार को देख के वोट दी जाएगी या बड़े सीनियर लीडर को, अपोजिशन से भी और पक्ष से भी? बड़े सीनियर लीडर को ही देख के वोट दी जाएगी, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो विपक्ष हो। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप देहात में सक्रिय रहते हैं, जैसे तैयब मियाँ ने एक बात कही कि ट्रैक्टरों को जो 10 साल की लिमिट कर दी है, उस पर क्या आपका रिएक्शन है देहात की? नहीं, ये इनका सवाल सही है, जो सही है। एक अच्छे किसान का, मैं एक किसान हूँ लगभग 3-4 हेक्टर का, मेरा ट्रैक्टर पूरे साल में ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 घंटे चलता है कृषि कार्य में। अगर मैं उसे अपने और व्यवसायिक रूप से करूं, हालांकि ये भी हमारे यहाँ हाई कोर्ट ने वो खारिज कर दिया कि कोई भी ट्रैक्टर से कमर्शियल काम नहीं होगा, उसे पुलिस या सरकार उसे बंद करेगी। लेकिन अगर जो ये 15 साल की NCR के होने के कारण हमारे यहाँ लिमिट है कि डीजल चलित वाहन जो बाहर करे जाएँ, ट्रैक्टर को इमीडिएट सरकार को उससे बाहर कर देना चाहिए। ट्रैक्टर बहुत महंगी चीज़ है, हर किसान नहीं ले सकता, और ट्रैक्टर का 15 साल में कुछ नहीं बिगड़ता। अगर मैं अपना काम करूँ, हमारे बाबा जी ने ट्रैक्टर लिया था, 30 साल बाद आज हमने बदला, और 30 साल में हमने सिर्फ उसमें 2 बार टायर डलवाए, इंजन एक बार भी नहीं हुआ। 30 साल में 2 बार टायर डले, यानी कि हमारा कृषि में काम बहुत कम है।
एक और बात, जैसे अभी भाई साहब ने कहा, सबकी अपनी अपनी राय है। पश्चिम में बिजनौर देखो, मेरठ देखो, मुजफ्फरनगर देखो, भाई यहाँ टक्कर में कौन है? जो यहाँ समाजवादी का कैंडिडेट है मेरठ में, उसे मेरठ के लोग नहीं जानते। अरे साहब आप समझिए, लोकल का बाहर का तो आप जिला पंचायत सदस्य नहीं जिता सकते, तो बाहर का कैसे जिता दोगे आप बाहर से लाके? हमें हार हो या जीतो, पब्लिक जानती है, हार हो या जीतो ये कोई हमारे हाथ में नहीं है। हम समर्थक जिस पार्टी के, हमारा कैंडिडेट हारे या जीते, लेकिन कैंडिडेट हमारा ऐसा हो कि रात दिन 24 घंटे हमारे बीच में रहे। ये जो बाहर वाले लोग आके पैरासूट से आएंगे, बाहर से आएंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, ये ना कभी सांसदी में जीतेंगे, ना कभी विधायकी में जीतेंगे, कभी नहीं जीतेंगे। और एक बार दोबारा गलती से जीत भी गए तो दोबारा नहीं जीतेंगे। मेरठ तो इतिहास है इस बात का। कांग्रेस लाए, यहाँ से सांसद रहे, मोहसिना किदवई तो जीती दोबारा। हम गुर्जर समाज से हैं, कांग्रेस लाए ना दोबारा से, कोई सी पार्टी लाए, बाहर कैसे नहीं जीतेंगे? कतौली का आपके पास उदाहरण था, पहला हो गया, दोबारा हो गया कुछ सिचुएशन। मदन भैया भी बाहर नहीं, दोबारा एक बार हो सकती है गलती। अगर वो काम करेगा, वो वहाँ समर्पण कर दे, स्थायी रूप से निवास बना ले, रहना शुरू कर दे, रात दिन पब्लिक के बीच में रहे, तो एक अपवाद हो सकता है। नहीं तो जिला पंचायत सदस्य भी नहीं जीत सकता, सांसद और विधायक की तो बात छोड़ो, आप बाहर से लाके। आपको क्या लग रहा है, कहाँ देख रहे हैं इस चुनाव को आप? चुनाव है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा लग रहा है विपक्ष तो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका है। जिस तरह से ये प्रत्याशी उतार रहे हैं, मुझे लग रहा है ये ओबीसी को मजबूत कर रहे हैं। इनकी पार्टियों में दम ख़त्म हो गया, या लगता है कि ये भाजपा को ही समर्थन कर रहे हैं अंदर खाने। बाहर से लाके कैंडिडेट उतार देते हैं, है ना। और सपा और बसपा, अगर बसपा इस गठबंधन में आ जाती तो थोड़ी राहत की सांस ले सकते थे, लेकिन जैसा लग रहा है कि बीजेपी कह रही है 400 पार, तो हो सकता है 400 पार से भी और ज़्यादा पार हो जाए। तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे भाई साहब ने ये बात उठाई कि बाहर के प्रत्याशी को यहाँ की जनता नहीं चुनेगी, तो आप लोगों के लिए कोई मैटर करता है ये सवाल कि वो भारी है या करता है? ये बिल्कुल इनका तो भारी प्रत्याशी है, तैयब भाई का, समाजवादी का भारी। पूछो कहाँ के रहने वाले हैं प्रत्याशी, जानता हो कोई एक बता दे। मैं आपकी आवाज करा रही है, लेकिन उनकी भी आवाज उठने दो। आवाज नहीं, नहीं सही कह रहे हैं। अरे शाहिद मंजूर साहब जो यहाँ के विधायक हैं, वो जो 2009 में यशवीर सिंह धोबी बिजनौर से सांसद रहे हैं, और अब उन्हें बिजनौर से टिकट मिला। पहले नगीना सुरक्षित से सांसद थे, और जो जिन्हें मुजफ्फरनगर से, यहाँ से मेरठ से टिकट मिला है वकील साहब को। शाहिद मंजूर साहब का आज अखबार में आप स्टेटमेंट पढ़िए कि हमें पता करना पड़ेगा ये कौन प्रत्याशी हैं। आप जिताने की बात सोच रहे, कहाँ विपक्ष है? आप राजेंद्र अग्रवाल जी का कार्यकाल उठाइए, आप हमारे से लगी बेल्ट है मलूक नागर जी का, आप अच्छा सांसद हैं, बोले भले विपक्ष में कुल मिलाकर ये जो बहस है, अब चुनाव शुरू हो चुके हैं, और चुनाव के बाद तक, जब तक मतदान और रिजल्ट नहीं आएगा, यही विचार सुनने को मिलेंगे। और अब हम चलते हैं प्रयागराज, जहां मेरे साथी मानवेंद्र अपने साथ, अपने लोगों के साथ सियासी चौक के लिए तैयार है। मानवेंद्र, ओवर टू यू। जी देखिए, हम प्रयागराज में मौजूद हैं। प्रयागराज में 2 लोकसभा सीटें हैं, एक इलाहाबाद सीट है, दूसरी फूलपुर सीट है। तो प्रयागराज बेहद अहम है। जो फूलपुर सीट है उसकी बात करें तो यहाँ से पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार सांसद रहे हैं। इलाहाबाद से लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो सांसद रहे हैं। अमिताभ बच्चन 1984 में सांसद बने हैं। तो दोनों जो सीट हैं उस पर मुकाबला इस बार किस तरह का है और किस तरह की तस्वीर 2024 में दिखाई दे रही है, हम लोगों से सीधे बात करेंगे। ये बताएं किस तरह की तस्वीर दिख रही है, 2024 में क्या दिख रहा है? देखिए, प्रयागराज में ही नहीं, पूरे भारत का सीन यही है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी की जीत कहीं से भी नहीं दिख रही है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, या 80 सीटें जो हैं उसमें अगर एक भी सीट कोई अपोजिट पार्टी निकाल ले तो बहुत बड़ी बात होगी। भाजपा के अलावा किसी के पास इतना दम ही नहीं है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, बूथ लेवल का कोई कर्मचारी नहीं है, उनके पास कोई आदमी ही नहीं है। तो चुनाव जीतने के बाद भाजपा के अलावा कोई सोचे ही ना वो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए यहाँ की तो दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी है। उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीट पूरी निकलने वाली है भाजपा की। एक आध सीट अगर गलती से कहीं उनके जाति समीकरण में इधर उधर हो जाए, अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी की जीत एकदम 100% सुनिश्चित। क्या तस्वीर? ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, ये चुनाव ईडी, सीबीआई और जो है इनकम टैक्स चुनाव लड़ रहा है। और किसान, नौजवान, गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सारे लोग इस सरकार में परेशान है और जनता त्रस्त है, और इनको बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश ही नहीं देश से जो है इस बार हराने का काम करेगी। आप क्या कहेंगे, आप बताएंगे? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ श्री विपिन गुप्ता जी के तर्कों से। 100%
100 की 100% ये सीट हमारी भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। मैं हमारी से लगा रहा हूँ कि मैं नागरिक। क्या इश्यूज आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, क्यों लोग तिबारा जो है बीजेपी की सरकार के लिए वोट करें? बीजेपी की सरकार ने जो कहा वो सब करके दिखाया है। कोई मुद्दा ऐसा हो बताइए। सर्वांगीण विकास चल रहा है, व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे गुंडा राज खत्म करने की बात हो, माफिया राज खत्म का नेस नाबूद करने की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं आएगी? परिवार सुरक्षित है, व्यापार सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है। आप क्या? मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आदरणीय चाचा जी ने कहा कि समाज सुरक्षित है और एक जाति और एक धर्म के लोग सुरक्षित हैं और इस धरती पे सबका जीने का अधिकार है। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि व्यापारी चंदा ले जाके पहुंचा रहे हैं और आप नहीं पहुंचा रहे होंगे, हो सकता है आपके घर में कोई माफिया पैदा हुआ हो। नहीं तो जिस तरीके से इन्होंने कहा 80 सीट, ये 80 सीट नहीं जीतने वाले हैं और उत्तर प्रदेश और देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आप बताइए। जी, बीजेपी की सरकार आएगी। यूथ भी चाहता है, चाहे बड़े उम्र के लोग हो, सब लोग यही चाहते हैं बीजेपी आएगी। उत्तर प्रदेश में पूरी की पूरी 80 की 80 सीट आएगी और 400 का जो नारा दिया है 100% वो पार होगा। आप क्या जवाब देंगे? देखिए, एकदम क्लियर है कि समाजवादी पार्टी को कहीं से कोई सीट नहीं मिलनी है। पीडीए का नारा देकर के जो ठग रहे हैं ये लोगों को, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अभी राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने पीडीए को कहीं किनारे कर दिया, इन्होंने जया बच्चन जी को क्यों दिया? और अभी दूसरी चीज़ सबसे बड़ी, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी में कहीं पर भी अब कार्यकर्ता नहीं रह गए। आप क्या कहेंगे? जो लगातार पब्लिक के बीच में जो है वो है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यू लोगों के बीच में है, हर सुख दुख में है और काम दिख भी रहा है। दोबारा क्या मैं लगातार जब तक मोदी सरकार है आते ही रहेंगे, फिर से मोदी सरकार बनने वाले। आप क्या कह रहे थे? ये हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है। जिस तरीके से कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है, समाजवादी पार्टी एक ऐसी है देश में जिसके पास सबसे मजबूत कार्यकर्ता हैं, जो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक की एकलौती पार्टी है जो पूरे देश में लड़ाई लड़ रही है। और उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ बीजेपी का कोई सफाया करने में कुव्वत रखती है तो समाजवादी पार्टी। आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के पास हम अब की बार बस एक ही नारा दोहराएंगे, अब की बार 400 के पार। जो ये बात कर रहे हैं कि भाजपा के पास जो कार्यकर्ता है, भाजपा के कार्यकर्ता सड़क पे नहीं घूमते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, छोटे छोटे काम करने वाले जो हैं, सड़क जो अपना निर्भय होकर के अगर कोई कार्य कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी में सारे व्यापारी खुश हैं, आम आदमी खुश है और हर जगह गरीब हो, दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अनाज मिल रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है और सारे लोग प्रसन्न हैं। बिना तार की सड़कें हो गई हैं, बिना अब आज कहीं पर भी नौजवान रोड पर लाठी खा रहा है, नौकरी नहीं मिले, किसान परेशान है और बात कर रहे हैं कि नौजवान और किसान समृद्ध है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय व्यापारी को क्या चाहिए? व्यापारी को केवल चाहिए सुरक्षा और सम्मान, जो भारतीय जनता पार्टी के राज में हम व्यापारियों को भरपूर मिल रहा है। 100% 80 पार जाएगी। समाजवादी पार्टी को चंदा नहीं मिला है क्या? समाजवादी पार्टी को भी तो चंदा मिला है। हम पूरा घर बेच के भाजपा को देंगे, हम भाजपा को पूरा घर बेच के देंगे। भारतीय जनता पार्टी को हम एक एक चीज देंगे। हम बता रहे हैं, चंदा तो हम सब कुछ देंगे, हम भाजपा को स्वयं दे देंगे। चंदा छोड़ दीजिए, सारा चंदा। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है जो माफियाओं, गुंडों को प्रश्रय देने का काम करती है। आप लिस्ट उठा कर देख लिए, जितने भी बड़े गुंडे माफिया हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी में आज भी हैं। आप बताइए, आप पीछे चले गए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? पेपर लीक से सारा मामला, जो जिस लोक सेवा आयोग के आप पहले बोलते थे, एक मिनट, जो बोलते थे यादव आयोग ना, आज स्वयं ब्राह्मण ठाकुर आयोग बन गया है, लोक सेवा आयोग। मतलब ये मान रहे हैं कि पहले यादव आयोग बन गया था और ब्राह्मण और ठाकुर आयोग बन गया है। देखिए, पहले सोच देखिए, ये लोग बिरादरी में बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी बिरादरी में नहीं बांटा। अब ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये समाजवादी पार्टी जो है, भाजपा ने कसाईयों का सफाया कर दिया है। भाजपा ने कसाईयों का सफाया कर दिया है। ये कसाईयों की पार्टी नहीं है कि भैंस, बकरी और क्या कहते हैं, अब भैंस, बकरी और गोवध नहीं करवाती है भाजपा। गाय हमारी माता है तो सड़क पे टहलेगी ही। जो है क्या समस्या है भाई? ये चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, काम दिखता है।
और पूरा भाजपा का सारे लोग जो खड़े हैं यहाँ पे, सारे कार्यकर्ता जो विपक्ष भी है, क्या होने जा रहे चुनाव? भारतीय जनता पार्टी का काम दिख रहा है। अब काम आप देखिए, सबसे बड़ा चीज चौड़ीकरण, आज रोड, बिजली, पानी, शिक्षा, आज हर क्षेत्र में हम लोग अग्रसर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सर का मुकुट कश्मीर हमारा हुआ, यहाँ पर लागू हो रहा है, जो हर लोगों को अनाज मिल रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, सड़क पर गुंडागर्दी गायब हो गई है। समाजवादी पार्टी ने दिया है। आज तक के इतिहास, आज तक के इतिहास में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में पेपर लीक का काम हुआ है, उस तरीके से किसी भी सरकार में नहीं हुआ। सरकारों की सरकार नहीं है, छात्र रोड पे हैं। अच्छा, हमको ये कोई बता दे, इतने समय से लोगों ने सरकारें और रही, आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, आप हमको बता दो क्या सबको नौकरी मिल सकती है जो ये सरकार दे? ठीक है, पेपर लीक हुआ करता था, समाजवादी पार्टी पेपर लीक करवाने वाले लोग कौन हैं? जांच करवाई जाए। सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोग करवाते हैं पेपर। सम्मान और सुरक्षा सर्वोपरि है, जो भारतीय जनता पार्टी ने देख दिखाया है और सिद्ध किया है। व्यापारी वर्ग पूरी तरह से भाजपा के साथ। यहीं पर पीसीएस समाजवादी पार्टी सिर्फ गुंडों की पार्टी, मवालियों की पार्टी है। अब उनके पास कार्यकर्ता भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका विकास किया है। भैया विकास नहीं किया, ये रोजगार की बात कर रहे हैं। इनके क्यों बोले 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे? क्यों बोले? आज समाजवादी पार्टी जो है रोजगार मिल रहा है, समाजवादी लोगों को रोजगार मिल रहा है। इनको तकलीफ ये है, मुद्दा ही नहीं है इनके पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बस जब यहाँ चिल्ला बस रहे, कोई एक भी मुद्दा बता दे विपक्ष के पास। हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। भारत में एक मिनट 2014 भारत में 2014 में सिर्फ मोबाइल बनाने वाली कंपनी थी। आज लगभग 350 कंपनीज है भारत में। भारत में एक मिनट भारत सुन ले अभी समाजवादी पार्टी ने कहा कि माता रोड पे घूम रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की गौ माता रोड पे नहीं घूम रही, ये समाजवादी पार्टी के लोग अपनी माँ को बाहर सड़क पर छोड़ दिए। बता देता हूँ 2011-12 तक भारत में सिर्फ 70,000 किलोमीटर। हाँ, एक मिनट नहीं, सब लोग बोले, सब लोग 70 सिर्फ एक मिनट। अरे पार्टी का लक्षण ही यही है। सिर्फ एक मिनट, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, अनिल यादव जैसे लोग हैं और अरे भैया रुक जा, ऐसा देखिए बात समझिए। एक पेपर अधिकारी लीक कराते हैं, नेता नहीं लीक कराते। अधिकारी लीक कराते हैं, पेपर अधिकारी लीक कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का बेटा पर्चा लीक करवा रहा है, मोबाइल कंपनी पकड़े कौन जा रहे हैं? राजस्थान में किसकी सरकार थी जब पेपर लीक हुआ था? विनोद दुबे, प्रमोद त्रिपाठी, तमाम से लोग पेपर तब भी रिक्रूटमेंट नहीं होगा सबका। अरे जब कांग्रेस करोड़ों का चंदा ले रही थी, तब तो जब कांग्रेस करोड़ों का चंदा ले रही थी, तब तो इन्हें अच्छा लग रहा था। आज जब लोग अपनी स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, तब इनको तकलीफ है। और कांग्रेस को तो वैसे भी एक सीट नहीं मिलने वाली। कांग्रेस तो हारने वाला घोड़ा है ना, हारने वाले घोड़े पे पैसा नहीं लगाया जाता, जीतने वाले घोड़े पे पैसा लगाया।